Hello everyone, how are you all? This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 12th आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सरफेस साइंस है क्या चीज़। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सरफेस की बात हो रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैटर 3 तरह के हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। इनका जो इंटरफेस है, इंटरफेस का मतलब जहाँ पर ये एक दूसरे से जस्ट टच होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, जहाँ पर बस इनका एक दूसरे से जैसे ही एक दूसरे के फेसेस में आते हैं, फेसेस को टच करते हैं, उस कंडीशन में उनके बीच में क्या स्टडी होती है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो शो करने लगते हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके आपस में जो इंटरफेसेस हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। या आप यूँ समझ लीजिए कि सिंपल सी लैंग्वेज है कि सरफेस साइंस सिर्फ एक स्टडी है जहाँ पर आप किसी भी दो इंटरफेस की स्टडी करते हैं, आइदर फिज़िकली और केमिकली। यानी ये फिज़िकल और केमिकल दोनों तरह का फिनोमेना है जो कि अकर्स होता है एट द इंटरफेस ऑफ द टू फेसेस। दो फेसेस कोई भी हो सकती हैं, आइदर सॉलिड लिक्विड, आइदर सॉलिड गैस, आइदर सॉलिड वैक्यूम और लिक्विड गैस, राइट। हेयर इज़ अ चाइल्ड जो आपको बता रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो यूज़फुल हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में ये 3 तरह के टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलॉइड्स। जिसमें से एड्सॉर्प्शन के भी 2 पार्ट हैं, इट इज़ आइदर फिजिकल और केमिकल। लाइकवाइज कोलॉइड्स भी 2 तरह के हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ये सभी टर्म्स आप पढ़ेंगे। क्लास 12 जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना पैंडमिक के चलते हुए 30% सिलेबस आपका लेस किया गया है। तो इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं, एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलॉइड्स, जिसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ एड्सॉर्प्शन और कोलॉइड्स है। कैटालिसिस आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए मैं उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं विद द एड्सॉर्प्शन। बहुत ध्यान से इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ADSORPTION। AD है, नॉट AB। एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये एड्सॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना होता है, जबकि एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन से। आप यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम देख लीजिए। ये समझ लीजिए कोई भी बॉल है, इस पर दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स आ करके अडेयर हो गए, यानी उनसे आके चिपक गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स सिर्फ सरफेस पे चिपके हुए हैं, ये अंदर नहीं जा सकते हैं। वो पोर्शन जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट, और वो मॉलिक्यूल्स जो एड्सॉर्ब हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एड्सॉर्बेट। यानी ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर द एड्सॉर्प्शन। डेफिनेशन सेज the accumulation of the molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption। यानी कि किसी भी molecular species का किसी भी solid या liquid की surface पे आ करके उससे जुड़ जाना, उसको एब्जॉर्ब ना करना, बल्क में ना जाना। बल्क का मतलब होता है इसके इनसाइड ना जाना, सिर्फ उसकी स्किन पर आ करके एक दूसरे से इंटरफेस बना लेने को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ या सब्सटेंस जो कि कंसनट्रेट हो रहा है या एक्यूमुलेट हो रहा है एट द सरफेस, यानी ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, इसे हम कहेंगे एड्सॉर्बेट, जो आकर के यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। और वो मटेरियल जिसके सरफेस पर एक्यूमुलेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट, राइट। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं जो कि एड्सॉर्प्शन करते हैं। आपने बहुत सारी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस लिखी हैं जहाँ पर आप लिखते हैं H2 ऑब्लिक करके PT, प्लैटिनम लिखते हैं, वो भी एक एड्सॉर्प्शन ही है। प्लैटिनम क्योंकि एक मेटल है, वो हाइड्रोजन को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। एनीवेज, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा है, इफ़ अ गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया और SO2 इज टेकन इन अ क्लोजेस्ट वेसल कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल। चारकोल मैं आपको बताऊँ सबसे अच्छा एड्सॉर्बेंट है। क्या करता है ये? ईजिली गैसेस को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है। ये देखा गया है कि जो प्रेशर होता है गैसेस का इन द इनक्लोज वेसल वो डिक्रीज़ हो जाता है।
तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, चारकोल अगर उस कंटेनर में, जो कंटेनर बंद है, तो उस सारे गैस के मॉलिक्यूल जाके उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट सेज इन अ सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई। यहाँ पर डाई का मीनिंग कलर से है, कोई भी कलर, जैसे यहाँ लिखा है मिथिलीन ब्लू। तो जब एनिमल चारकोल इस पर ऐड किया जाता है इस सोल्यूशन में और उसको प्रॉपरली शेक किया जाता है, तो ये देखा गया है कि जितने भी फिल्ट्रेट होते हैं वो कलरलेस हो जाते हैं, यानी कि डाई का कलर जो चारकोल है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है जो डाई के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। यानी कि चारकोल क्या है, इज़ अ एब्जॉर्बेंट। थर्ड सेज एक्वा सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पास्ड ओवर बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल। चारकोल के ऊपर अगर ये शुगर के सोल्यूशन को, एक्वा सोल्यूशन को फ्लो करवाते हैं, तो वो शुगर क्या होती है, जो रॉ शुगर होती है वो कलरलेस हो जाती है, येलो कलर की होती है ये पहले, और एनिमल चारकोल पे पास करने से ये कलरलेस हो जाती है। नेक्स्ट इज द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। अगर सिलिका जेल लेते हैं तो एयर ड्राई हो जाती है, यानी एयर में जो मॉइस्चर है वो सिलिका एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो जेल का सरफेस होता है वहाँ जा करके अडेयर हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना है, क्योंकि कई जगह चारकोल का नाम हमने लिखा है, तो चारकोल के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह मॉलिक्यूल्स आकर के चिपक रहे हैं, राइट। यहाँ पर दो टर्म्स लिखे हुए हैं, डीजॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन, डी का मतलब होता है डिटैच करना, किसी चीज़ को हटाना। अगर एड्जॉर्प्शन को, यानी कि जो एड्जॉर्बेट है और एड्जॉर्बेंट है उनको जब अलग अलग करेंगे, एक दूसरे से रिमूव करेंगे, तो उसे हम डीजॉर्प्शन कहेंगे। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज़ एड्जॉर्ब इज कॉल्ड द डीजॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या है, जब एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में हो रहे हों, यानी सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स हों और उसके इनसाइड भी मॉलिक्यूल्स हों, तो उस कंडीशन में जो टर्म यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सॉर्प्शन। चलिए बात कर लेते हैं कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बी और डी को डार्क डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है, ताकि आप प्रॉब्लम में ना आए, आपको डिफरेंस पता चले और आपको दिक्कत ना हो, राइट। ओके, दो पार्ट हैं यहाँ, एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है। यहाँ पर ये लिक्विड है और ये उसके ये मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं सरफेस पर भी आ रहे हैं और इनसाइड द लिक्विड भी जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर आप देखिए सिर्फ सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर नहीं है। तो जहाँ पर सरफेस और इनसाइड दोनों जगह मॉलिक्यूल्स इंटर कर सकते हैं उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, और जहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ सरफेस पे ही मॉलिक्यूल हैं उसको हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन। यानी कि ये कैसा हो गया, ये हो गया बल्क फिनोमेना, जबकि ये क्या हो गया, सरफेस फिनोमेना, राइट। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये पूरे मटेरियल में एक जैसा होता है, जबकि एड्जॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड ऑफ द मटीरियल। आपका जो एब्जॉर्प्शन है उस पर टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एब्जॉर्प्शन करना है तो कर रहा है, नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन अगर एड्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हो सकता है एड्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाए, डिसऑर्प्शन में कन्वर्ट हो जाए, या हो सकता है सॉर्प्शन में कंप्लीट हो जाए, राइट। समझ गए ना आप। एब्जॉर्प्शन का आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर स्पंज है और आप पानी में उसको रखते हैं तो स्पंज कम्प्लीटली उसमें भीग जाता है, या आप कपड़े आप पानी में धोते हैं तो वो कम्प्लीटली पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्प्शन, आपने रोड पर चारकोल पड़ा देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर की सरफेस बहुत ही डर्टी हो जाती है क्योंकि वो डर्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी आप अगर ऊपर की लेयर हटाएं तो अंदर आपको प्योर ब्लैक कलर का चारकोल दिखेगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं गए हैं, सिर्फ उसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब है, राइट। मैकेनिज्म क्या होती है एड्जॉर्प्शन की, क्यों होता है एड्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें बनी हैं, एड्जॉर्बेंट बना है जो कि चारकोल है और एड्जॉर्बेट बना है जो कि मिथिलीन ब्लू है। क्या होगा, इसके सरफेस पे आप अगर ये सोच लीजिए कि कोई भी आपका सरफेस है जिस पे होल्स हैं, तो जितनी, अगर फर्श की बात करें, फर्श पे अगर कहीं होल है या आप रोड पे जा रहे हैं रास्ते में कहीं होल है और बारिश होती है तो उन होल्स में पानी पहले फिल होता है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस। वैसे ही कुछ होता है, अगर इसके पास स्पेसेस हैं, वैलेंसीज हैं, तो एड्जॉर्बेट जा कर के उस पर चिपक जाता है। होता क्या है, ये जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस होती है, एड्जॉर्बेंट की सरफेस जो होती है, इस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हर तरीके से, हर तरफ से प्रेशर नहीं लग रहा होता है हर मॉलिक्यूल्स का, राइट। जो इनमें फोर्सेस होते हैं वो सब तरफ से इक्वल नहीं होते, जबकि इनसाइड जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर तरफ से सेम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है उनके ऊपर। तो जो एड्जॉर्बेंट के एटम होते हैं वो
एड्जॉर्बेट के एटम से ऑक्यूपाई हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेस होता है फोर्सेस को अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए, तो ये जा कर के इनसे कम्प्लीटली अटैच हो जाते हैं और ये एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना रेडी हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे सिलिका जेल और एल्यूमिना, राइट। नाउ आपको बता दें टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, कितने तरह के होते हैं एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन दो तरह के होते हैं, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। इनके बीच में डिफरेंस कई बार पूछा गया है। अगर इन पे नोट आ जाता है तो आप ये पॉइंट्स लिख दीजिएगा। मान लीजिए नोट आता है राइट अ नोट ऑन फिजिजॉर्प्शन, आप इधर के पॉइंट्स लिख दीजिएगा। राइट अ नोट ऑन केमिजॉर्प्शन, आप इधर के नोट्स लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली डिफरेंस लिख लिया ताकि डिफरेंस आए तो आप डिफरेंस भी लिख सकें, राइट। फिजिजॉर्प्शन नाम से ही पता चल रहा है कि फिजिकल है, और केमिजॉर्प्शन नाम से पता चल रहा है कि केमिकल है। अब ये फिजिकल और केमिकल में क्या है, फिजिकल और केमिकल में होता है जो चेंज, ये आपको डिफरेंस इस बेस पर किया गया है कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो अगर वीक है तो फिजिजॉर्प्शन, वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो केमिजॉर्प्शन। देखिए यहाँ लिखा भी है, फोर्सेज बिटवीन द एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एंड द एड्जॉर्बेंट वीक होते हैं, वॉन डर वाल फोर्सेज होते हैं तो फिजिजॉर्प्शन। अगर वो केमिकल बॉन्ड्स हैं यानी स्ट्रॉन्ग है तो केमिजॉर्प्शन। इंथैल्पी जो होती है एड्जॉर्प्शन की वो फिजिजॉर्प्शन के लिए लो होती है, नियर अबाउट 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि केमिजॉर्प्शन के लिए हाई होनी चाहिए क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो नियर अबाउट जाएगी 80 to 240 किलो जूल पर मोल। फिजिजॉर्प्शन आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं है, जबकि केमिजॉर्प्शन स्पेसिफिक है। जब स्पेसिफिक नहीं है और तो फिजिजॉर्प्शन है, फिजिकल है तो रिवर्सिबल है, बन भी सकते हैं, मतलब एक दूसरे से एड्जॉर्प्शन हो भी सकता है और डीजॉर्प्शन भी हो जाता है, एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। जबकि केमिजॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है, एक बार एड्जॉर्प्शन हो गया तो हो गया। फिजिजॉर्प्शन डिपेंड करता है कि गैस का नेचर कैसा है, ये तो गैस के नेचर पे तो फिजी और केमी दोनों ही डिपेंड करते हैं, बट फ़र्क क्या है, अगर लिक्विफाइड गैसेस है तो फिजिजॉर्प्शन जल्दी होता है, और अगर गैसेस जो कि ईजिली उस एड्जॉर्बेट से या एड्जॉर्बेंट से रिएक्ट कर सकती हैं तो केमिजॉर्प्शन होता है। लो टेम्परेचर पर ही फिजिजॉर्प्शन होगा, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फिजिजॉर्प्शन कम होता जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड टूटते जाएंगे तो डिसऑर्प्शन हो जाएगा। जबकि केमिजॉर्प्शन में क्या है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है, और जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और केमिजॉर्प्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये कुछ और नहीं है, सिर्फ आपके एड्जॉर्प्शन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर है। ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1909 में एक रिलेशनशिप दिया था कि कितनी गैस एड्जॉर्ब हो रही है और उस पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना प्रेशर लग रहा है, या कितने प्रेशर पर कितनी गैस एड्जॉर्ब हो रही है, उसको इन्होंने बताया था एक ग्राफ के थ्रू। ग्राफ को ही आइसोथर्म कहते हैं, तो वो इनका नाम पर ही रख दिया गया है कि फ्रेडरिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट। देखिए यहाँ पर ये है इनका आइसोथर्म। इन्होंने कंसंट्रेशन, यहाँ पर मैं सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, अगर आपके पास लिक्विड है तो आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन और x/m के बीच में इन्होंने एक ग्राफ बनाया है। यहाँ पर जो बनाया है वो एसिटिक एसिड के लिए बनाया गया है, राइट। तो अगर इन्होंने x/m, x यहाँ पर क्या है, x देखिए मास होता है एड्जॉर्ब्ड मास गैस का, और m क्या है, एड्जॉर्बेंट है। तो x/m यानी कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के मास का रेशियो है, वो कितना आया, k p की पावर 1/n। p यहाँ प्रेशर है, k यहाँ कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, बट n की वैल्यू मोर देन 1 होनी चाहिए। और अगर हम यही सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो प्रेशर की जगह हम कंसंट्रेशन लिखने लगेंगे, तो यहाँ पर c लिख दिया है। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है एड्जॉर्बेट का किसी भी सोल्यूशन में। यहाँ पर भी k और n क्या है, कांस्टेंट है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाया था जिसमें इस तरीके का स्लोप आया था, राइट। जब इसकी टेस्टिंग की गई तो टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग का ग्राफ बनाया। तो जब लॉग x/m और लॉग प्रेशर लिया तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा था वो आया था log x/m = 1/n log p + log k। अगर आप लॉग लेंगे तो आप इसलिए उसको खोल लेंगे। जब इसको सॉल्व किया गया तो ये पाया गया कि जो ग्राफ बनना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, और टेस्टिंग करने पर वो स्ट्रेट लाइन आया भी, यानी आइसोथर्म इनका सही था। बट स्टिल इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या है वो लिमिटेशंस, कि इनकी जो इक्वेशन है वो कम्प्लीटली एम्पेरिकल है, उसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है। इक्वेशन जो है वो इनकी एक पर्टिकुलर प्रेशर तक तो वैलिड है, लेकिन अगर हम हाई प्रेशर पर यही रिएक्शंस करवाएं तो ये, या हाई प्रेशर पर एड्जॉर्प्शन करवाएं तो ये इक्वेशन काम नहीं करती है।
जो कांस्टेंट हैं के और एन, इन्होंने कहा कांस्टेंट है, हालांकि ये टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, तो जो भी चीज़ वेरिएबल है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। लास्ट ये था कि ये आइसोथर्म जो है वो हाई कंसंट्रेशन अगर हम एड्सॉर्बेट का ले लेते हैं, यानी एड्सॉर्बेट हम ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये आइसोथर्म वहाँ पर वर्क नहीं करती है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, राइट। इंपॉर्टेंट हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ द एड्सॉर्प्शन, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, जहाँ पर हाई वैक्यूम का प्रोडक्शन करना हो वहाँ पर आप एड्सॉर्प्शन का यूज़ करेंगे। रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एड्सॉर्ब, जहाँ पर एयर के ट्रेसेस हैं, जहाँ पर आपको हाई वैक्यूम चाहिए यानी कि एयर बिल्कुल नहीं चाहिए, वहाँ पर आप चारकोल का यूज़ करते हैं, और वो चारकोल क्या करती है, सारी एयर जो बची खुची है उसको एड्सॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है गैस मास्क, जब कुछ कोल माइंस में या जहाँ पर ये समझ लीजिए कि गैस मास्क लगाना पड़ता है जहाँ पर पॉइजनस गैसेस होती हैं, तो वहाँ पर भी चारकोल का यूज़ किया जाता है, जिसमें चारकोल होता है एक्टिवेटेड, या फिर मिक्सचर लेते हैं एड्सॉर्बेंट्स का, उस डिवाइस को कहते हैं गैस मास्क। इसके थ्रू क्या होता है, अगर वहाँ पर कोल माइंस में पॉइजनस गैसेस हैं तो उनका एड्सॉर्प्शन हो जाता है, ताकि जो बंदे वहाँ वर्क कर रहे हैं वो ईजिली ब्रीदिंग कर सकें, सांस ले सकें। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, सिलिका और एल्युमिनियम जेल्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, ताकि वो जो ह्यूमिडिटी होती है, जो एयर में वाटर कंटेंट है, जो मॉइस्चर है, उनको एड्सॉर्ब करते हैं। सिलिका जेल का ये बहुत अच्छा काम है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सोल्यूशन। आप सभी ने पॉन्ड्स चारकोल का एक ऐड देखा होगा कि ग्लास में कलर डाई होता है ब्लैक कलर का, और उसमें एक बॉल रखी जाती है जो ब्लैक कलर की होती है, वो चारकोल है, और जैसे ही बॉल उस सोल्यूशन में एंटर करती है वो सारा कलर खींच लेती है। तो एनिमल चारकोल रिमूव करती है सोल्यूशंस के कलर को, उन्हें डीकलराइज करती है। नेक्स्ट है हेट्रोजेनस कैटालिसिस, जैसा मैंने अभी आपको बताया। एड्सॉर्प्शन जो होता है वो सॉलिड सरफेस पे कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट क्या करते हैं, उस गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इसमें आयरन का यूज़ किया जाता है एज अ कैटालिस्ट। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ करते हैं, और फाइनली डिवाइडेड निकल को हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। सेपरेशन कर सकते हैं इनर्ट गैसेस का। इनर्ट गैसेस का क्या होता है, अलग अलग रेट पर एड्सॉर्ब करती हैं। तो अगर मिक्सचर है हमारे पास इनर्ट गैसेस का, तो कोकोनट चारकोल यूज़ करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, और सबको हम सेपरेट कर सकते हैं। इन क्योरिंग डिजीज़ेज, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज हैं जहाँ पर एड्सॉर्प्शन का वर्क होता है, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो ये काम करती हैं टू किल द जर्म्स, वहाँ पर ये मेडिसिन बनाने के भी काम आता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ये वो मेथड है जिसके थ्रू मेटलर्जी का वर्क होता है, जिसके थ्रू मेटल्स को सेपरेट किया जाता है उनके अर्दी मेटल से, या आप ये समझ लीजिए कि ओर से अलग किया जाता है मिनरल्स को। तो लो ग्रेड जो सल्फाइड ओर्स होते हैं वो इस मेथड से कंसनट्रेट किए जाते हैं, सिलिका सेपरेट किए जाते हैं फ्रॉम द सिलिका और अर्दी मैटर्स के थ्रू, जिसमें पाइन ऑयल और फ्लोटिंग एजेंट का यूज़ होता है। फ्लोटिंग एजेंट यानी कि जो झाग बनाते हों। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स। सरफेस जो होती है सर्टेन प्रेसिपिटेट्स की, जैसे कि सिल्वर हैलाइड्स है, उसमें क्या होता है, एड्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कुछ डाई हैं, ईओसिन है, फ्लोरिसिन है, इस तरह की ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं कैरेक्टरिस्टिक कलर एट द एंड पॉइंट। जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता जाता है उनका कलर चेंज होता जाता है। लास्ट है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस किस पे बेस होती है, ये भी एड्सॉर्प्शन पर ही बेस होती है, जो कि फाइंड करती है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन है एनालिटिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड्स में। सो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर एड्सॉर्प्शन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोलॉइड्स के साथ मिलेंगे। टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।